नमस्कार दोस्तों, सो आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ड्रिल का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपको अपना स्कोर बताना है कितना स्कोर होता है। ठीक है, और जो पेपर का लेवल बिल्कुल एग्जाम लेवल का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। पहले पार्ट में दिया हुआ जनरल नॉलेज के पहले 5 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सिंधु लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते? तो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर? तो लास्ट मौर्य रूलर यानी कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था बृहद्रथ। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेम ऑफ द प्लैनेट हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स एज मून। हमें बोल रहे हैं कि उस प्लैनेट का नाम बताओ, उस ग्रह का नाम बताओ जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं, यानी कि कुदरती सैटेलाइट हैं। ठीक है, जैसे कि मून के पास है तो उसका क्या नाम हो जाएगा? सैचुरन। ठीक है, यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास कितनी सैटेलाइट हैं? 82। ठीक है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति को टिक लगा देते हैं। तो बृहस्पति के पास हैं 79। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ऐसे ग्रह का नाम बताओ जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो वो है हमारे पास वीनस और मरकुरी। वीनस, शुक्र यानी कि शुक्र और मरकुरी। ठीक है, मरकुरी। ठीक है, और इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। कई लोग गलती कर देते हैं मेरे जैसे, वो वर्ल्ड की लगा देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट है तो उसी के लेके एकदम से हम माउंट एवरेस्ट को लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये भारत की पूछ रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा की लंबाई देखिए दोस्तों कितनी है, इसकी लंबाई है 8586 मीटर, जिसके टोटल फीट बनते हैं 28,169 फीट। ठीक है, अब देखिए, ये तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड के, पूरे संसार में तीसरे नंबर पे है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि माउंट एवरेस्ट यानी कि विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व की, तो फिर माउंट एवरेस्ट होना था। ठीक है, माउंट। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें जनरल साइंस दी हुई है। तो पहला प्रश्न देखा हुआ 6वां प्रश्न, उत्तराधिकार के विभिन्न नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो दिए गए थे ग्रेज और मेंडल। ठीक है, मेंडल के द्वारा दिए गए थे। पूरा नाम है इनका पूरा नाम है ग्रेगोर मेंडल, जिन्होंने उत्तराधिकार के विभिन्न नियम का क्या किया था? आविष्कार किया था। अब आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन होता है वो क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, या इन सब में। ठीक है, तीनों हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन सही वाला। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जो हमारे पास जो काम होता है, कोई कार्य होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है, देखिए जी, जीरो होता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है? क्योंकि अगर कोई बॉडी है ये, ठीक है, ये कोई वर्क कर रही है, मोशन में है, तो इस बॉडी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी, तो इसीलिए ये जीरो हो जाता है, शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, सोनार का फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म ऑफ सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका आ जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का पहला ऑप्शन। आगे पूछा गया है, प्रकाश की गति का मान क्या है? प्रकाश की गति का मान क्या होता है? जिसे हम लाइट ईयर बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है देखिए जी ये ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमारे पास आ जाएगा मैथ। 11 प्रश्न से 20 प्रश्न तक हमारे पास गणित आ गया। ठीक है, गणित प्रश्न 11 से 20। उन्होंने बोला है 83, 25 और 60। ठीक है, इसमें जो 2 है उसकी वैल्यू ज्ञात करो। 8,32,560 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 7, देखिए 7 में आएगा इकाई, 6 में दहाई और 5 में सैकड़ा और 2 में आ जाएगा हज़ार। ठीक है, तो 2 है, ये आ जाएगा 2000, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2000। आगे देखिए उन्होंने बोला 72 और 72, 108 और 56 का HCF क्या है। अब देखिए 72, 108 और 56 का HCF जब हम निकालेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं। जब 72 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और जब 108 के बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और जब हमारे पास आ जाएगा 56, सबका फैक्टर बनाने जाते हैं ना, तो देखिए 56 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो इसमें कॉमन ढूंढना होता है, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी है। ठीक है, ये इसका छोटा बन गया और ये, ठीक है, ये और ये। ठीक है, 2 गुना इस सारा सेम हो जाएगा कॉमन, 2 गुना 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 हमें दिया हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, इस ऑप्शन में 4 आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए बोल रहे हैं हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। किसी लाइन को दर्शाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, तो पॉइंट क्या चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए किसी लाइन को दर्शाने के लिए और एक ये। ठीक है, तो 2 पॉइंट चाहिए हमें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए मैथ का लेवल बहुत इजी है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। जो समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप हमें दिया हुआ 45 यानी कि 45 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसे एरिया बोलते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए जी हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो जो समबाहु त्रिभुज है उसका पेरीमीटर क्या होता है 3a। यहाँ पे a क्या होती है इसकी साइड, कितनी दी हुई है 45, 45 सेंटीमीटर। तो a इधर जाकर 3 इधर जाकर नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड हमारे पास क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। ये इसका फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का। तो इसमें a में हम इसकी वैल्यू भर देंगे। देखिए आगे √3/4 इंटू ए स्क्वेयर था, तो ए स्क्वेयर भरेंगे तो 15 आया था हमारे पास, 15 गुना 15, तो हमारे पास आ जाएगा 225 √3/4। वो हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आगे देख लीजिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दी हुई है 6x², ये वाली समीकरण दी है 6x² - 11x - 35 = 0। इसका क्या हमें मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे, x की 2 वैल्यू आती हैं, जैसे कि देख लीजिए हमारे पास समीकरण आ जाएगी ऐसे। देखिए ये हमें समीकरण दी हुई है और हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 के शेष से जब गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 210। ठीक है, ऐसी रकम ढूंढो कि जिसे प्लस माइनस करके -11 आए। ठीक है, -11 आए और गुणा करके 210 आए, तो वो हमारे पास बनती है 21 और 11, 21 और 10। ठीक है, तो जब 21 बड़ा होगा तो -11 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ले लीजिए 10 -35। हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, जहां पे 3x कॉमन निकाल लो, हमारे पास आ जाएगा 2x - 7 + 5। आगे हमारे पास आएगा 2x - 7। ये दोनों चीज़ें आपके पास कॉमन होनी चाहिए, तो = 0। ये आ गया इधर 3x + 5 हमारे पास आ गया, और एक आ गया हमारे पास 2x - 7। अब इसे सोल्व कीजिए, 3x + 5 का क्या बन जाएगा, x इधर जाके क्या बन जाएगा -5/3, और एक था हमारे पास 2x - 7। 2x - 7 का क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इधर था, इधर गया चला, माइनस था 7 तो प्लस हो गया। एक x की वैल्यू -5/3 आ गई और दूसरी आ गई 7/2, 7/2। तो ये हमें दी हुई है बी ऑप्शन में, -5/3 और 7/2, ये वाली। आगे देखिए क्वेश्चन, ये हमें दी हुई है, ये रेखाएं हैं L और M। ठीक है, ये रेखा है L और ये है M। ये क्या कर रही हैं,
एक पॉइंट ओ है इसके बीच, आपको तस्वीर दिख रही है ना, तो वो क्या करती है, ये आपस में काटती है, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि एक्स है, जो ये वाला एक्स आपको दिख रहा है, ये कितना है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री है। तो उन्होंने बोला है जो ये वाला वाई है और ये जेड है और ये यू है, इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जी, एक्स का मान हमें पता है, एक्स का मान 45 डिग्री है। तो देखिए, एक से जो सीधी लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है सबको पता होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला बाकी कितना होगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला निकल आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135, तो वाई हमारे पास 135 आ जाएगा। अब देखिए, सीधा सा कंसेप्ट है, अल्टरनेट एंगल होते हैं, जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल इधर बनना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है, तो ये अगर x 45 है, 45 है, तो z भी हमारे पास 45 होगा, ठीक है। अब ये 135 है, तो इधर वाला इसके इधर उल्ट वाला भी इसका 135 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास 135 आ गया और z हमारे पास क्या आ गया 45 45, और u हमारे पास आ जाएगा 135। तो हमारे पास ऑर्डर बन गया जी 135 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं पेपर में, देखने को थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन था थोड़ा सा आसान, ठीक है। कंसेप्ट समझ आना चाहिए आपको। तो ये हमें दिया हुआ है, क्या आया था हमारे पास, y इक्वल टू 135 और फिर 45 और फिर आ गया हमारे पास, ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कोई गोलाकार है, उसका आयतन क्या होगा जब उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है जो सरफेस एरिया, वो 154 मीटर स्क्वायर यानी कि 154 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए, उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन पता करो। गोले का आयतन का आपको फॉर्मूला पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो वो हमें पता करना है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बोला है उसका सरफेस एरिया यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो हमें दिया हुआ है 154, ठीक है। तो इसके हम आर निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आर कैसे निकलेगा, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ी सी जगह बची है, आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 154 गुणा 7, पाई की वैल्यू 22/7 भर दी तो इधर जाके 7/22 हो जाएगी, तो उल्ट जाएगी इधर जाके, तो 22 7 पे कट जाएगा, हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका अंडर रूट हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जाके अंडर रूट हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। अब जो उसका अर्धव्यास है, ठीक है, जो गोले का है, वो हमें पता लग गया कितना आ गया हमारे पास 7/2। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 4/3 पाई आर दी क्यूब क्या होता है, गोले का आयतन होता है, ठीक है। तो इसमें आर की वैल्यू हम भर देंगे तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। आर की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की थी 7/2, तो जल्दी से भर दीजिए 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/22 गुणा माफ फिर 7/2, फिर 7/2 और फिर 7/2। सीधे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा, साथ साथ नोट करते दिया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, 539/3 आंसर मैच कर लेना दोस्तों अपना, ठीक है। अब आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, tan थीटा। तो tan थीटा हमें दिया हुआ है 12/13, 12/13 दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन देखिए, 2 sin थीटा कोस थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin थीटा कोस थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, और हम कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता साइन थीटा बटा कोस थीटा तो tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, क्या बन जाएगी, 2 sin थीटा कोस थीटा बटा हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये बन जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन याद रखिए, इसमें tan थीटा में दिया हुआ 12/13, तो 12/13 भर देंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 2 गुना 12/13, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 12/13 का स्क्वेयर। इसे सोल्व करते हैं, 24/13 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 169 माइनस 144/169। ठीक है, ये 13 था, 13 169 पे कट गया तो कितना आ जाता 13। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 24/25 गुना 13, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 312/25। 312/25 हमें दिया हुआ है ये ऑप्शन में। ठीक है, अपना आंसर मिला लीजिए। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो अगर किसी जो रेडियस होता है सर्कल का, उसमें क्या करेंगे, 50% की हम वृद्धि कर देंगे, उसे बढ़ा देंगे। 50% की वृद्धि करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 150। पहले 100 होता है, मान लो पहला 100 है, ठीक है, किसी चीज़ का भी पहले 100% होता है, उसमें अगर 50 और ऐड कर देंगे 100 का, तो वो हमारे पास हो जाएगा 150। ठीक है, तो उन्होंने बोला उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जो सर्कल का क्षेत्रफल होता है, वृत्त की क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसमें कितनी वृद्धि होगी, कितना बढ़ेगा, अगर उसका जो त्रिज्या है उसमें 50% की हमने वृद्धि कर दी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये ढूंढना है हमें। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, ध्यान से देख लेना, एक कॉन्सेप्चुअल है, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि उसकी त्रिज्या क्या है, हमारे पास आर है, मान लो त्रिज्या आर है, एरिया हमें पता है सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, रेडियस कितना इंक्रीज हुआ है, 150, तो मैंने आपको बताया 150 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत हुआ है, तो वो 100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो नया रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आर। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में कर दिया। 50% हमारे पास क्या हुआ था, रेडियस जो कि वृत्त की त्रिज्या थी वो बड़ी थी, तो हमारे पास नया त्रिज्या क्या आ जाएगा, नया त्रिज्या वो आ जाएगा हमारे पास 150/100, हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब आर की वैल्यू साथ में लिख लीजिए, क्योंकि हमें आर पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास नया जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर था, तो आर हमें पता चला 9/4 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे याद रखिए, कॉपी पे लिखते रहिए। अब आगे देखिए, उन्होंने बोला है कितना एरिया इंक्रीज हुआ होगा, तो इंक्रीज एरिया हमने पहले निकाल लिया है, जो नया एरिया आया है वो आया है 9/4 पाई आर स्क्वायर गुना पाई, तो वे हमारे पास आ गया, माफ कीजिए यहाँ पर पाई नहीं आएगा, ये आएगा 9/4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है जो इंक्रीज हुआ है। और पता करना है, माफ कीजिए, एरिया है जो नया एरिया है, अब ये पता करना है जो एरिया इंक्रीज हुआ है, कौन सा एरिया इंक्रीज हुआ है, जो देखिए उसे 9/4 में से हमें पूरे एरिया पता है सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 पाई आर स्क्वायर। माइनस कर दिया 9/4 से पाई आर स्क्वायर को, 5/4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हमें प्रतिशत निकालना है, उन्होंने प्रतिशत बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 5 पाई आर स्क्वायर बटा 4 गुना 1/पाई आर स्क्वायर, ठीक है कर दो, गुना 100% कर देंगे। 1/पाई आर स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, और 4 इधर 100 से कट गया, 25 आ गया, 25 गुना 5 हमें पता है कितना, 125 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये ऑप्शन 125। अब आगे देखिए, कोई जो गाड़ी है, ट्रेन है, 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। मान लो पहले उसकी स्पीड क्या है, 100 की थी, प्रति घंटा 100 है, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है कम, तो वो रह जाएगी 95 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, असल में कोई और होगी। तो समान दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो अगर स्पीड कम कर देंगे, तो उन्होंने बोला है कि कम स्पीड में 10 किलोमीटर तय करने का कितना समय लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्टेटमेंट का क्या बोल रहा है। पहले जो दूरी तय की है, उसी दूरी को तय करने के लिए जो स्पीड कम हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी स्पीड में कितना समय लगेगा 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है,
अब देखिए जी, टाइम टेकन, टाइम को घंटों में कन्वर्ट कर लो। 12 मिनट है, 12 मिनट क्या होता है, 12/60 कर दोगे तो ये हमारे पास घंटों में आ जाएगा 1/5 घंटा। ठीक है, 1/5 घंटा हमारे पास आ गया। ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। गति का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास क्या था 10 किलोमीटर, और टाइम था हमारे पास 1/5। नीचे 1/5 करेंगे तो ऊपर जाके 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 सीधा 5 आ जाएगा, हमारे पास आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हमने पहले स्पीड निकाल ली है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, वो बोल रहा है 5 किलोमीटर कम कर दिया, तो हमारे पास 50 - 5 हो जाएगा 45। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है 5 किलोमीटर रफ्तार कम हो गई है, यानी कि 45 किलोमीटर में उसने बोला है कि कितना टाइम लगेगा। अब हमें टाइम निकालना है 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, तो 10/45 कर देंगे। 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/45। 45 हमारे पास मिनट थे, ये आएगा हमारे पास 3/9। अब आगे देखिए, 3/9 हमारे पास आ गया, माफ कीजिए 2/9, 2/9 आ गया। अब हमें पता करना है टाइम, तो मिनट में पता करना है तो 60 से गुणा कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा 120/9, जो आ गया 40/3। 40/3 का होता है 13 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, मुझे भी लगे थोड़े से। अब आगे देखिए, कंप्यूटर। वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य आपको सही तरह से कॉन्सेप्ट समझाना है। फिर भी कहीं कोई शॉर्ट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पड़ा है, वहां बेफिक्र होकर कुछ भी लिख दीजिए, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में दर्ज की जाने वाली जानकारी को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, अब आगे देखिए, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है जी, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उदाहरण है। नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो वो है यूनिक्स। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका यूनिक्स। आगे देखिए, विंडो में जो एंटी होता है, इन विंडोज एंटी, ठीक है, तो उसमें एंटी का क्या मतलब होता है, तो वो होता है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में न्यू टेक्नोलॉजी, ये हो गया न्यू टेक्नोलॉजी। एंटी में, न्यू विंडोज एंटी में इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। तो एम एस वर्ड क्या है, एम एस शब्द एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जल्दी से दोस्तों देखिए, 25 मिनट हो गए हैं, बीत गए हैं। 25 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश का है। ठीक है, थोड़ी सी टफ है, इतनी भी नहीं है। पैसेज देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप पैसेज को पढ़ लें, क्योंकि पैसेज आपने कभी देखा नहीं होता कि ऐसा पैसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस पैसेज डिस्क्राइब्स एन एक्सीडेंट, ये जो पैसेज है ये कब की घटना दर्शाता है। ठीक है, आफ्टर हेयरिंग द फोन कॉल बैनर्जी, तो जब फोन कॉल को जब सुना था, उसने फोन सुना था, तो बैनर्जी ने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट द माइंड वॉज, तो एक्सीडेंट के जो नतीजा था, तो जो माइंड क्या था, बैनर्जी सेंट इंस्ट्रक्शन दैट वर्कर्स, तो जो बैनर्जी जिन्हें इंस्ट्रक्शन सेंट की थी वर्कर्स क्या करें बचाव के लिए। ठीक है, अब देखिए, Pranala Banerjee, safety officer of Mahabir Colliery, awakened to the start. His phone was ringing as he grabbed the receiver. Banerjee looked at his watch. It was 4:30 a.m. Not time for good news. Sure enough, Banerjee blood began racing as. दोस्तों देखिए, पन्नालाल बनर्जी थे जो, वो एक सुरक्षा अफसर थे। वो कोल माइन होती है जिसे कोलरी बोलते हैं, कोला की माइन होती है। तो हड़बड़ी में उठे जब उनका फ़ोन बज रहा था, एज ग्रैब द रिसीवर, जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो वो तब टाइम हो चुका था 4:30 का। ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छे न्यूज़ का टाइम नहीं होगा। ठीक है, जो सुबह का टाइम होता है। बैनर्जी ब्लड, उनका जो खून था वो हड़बड़ा रहा था। ठीक है, धड़क रहा था तेजी से। ठीक है, तो उन्होंने उनकी जो जब उन्होंने आवाज़ सुनी, एक चीखने चलाने की आवाज़ सुनी। ठीक है, फौजदार सिंह जो जमीन के से 87 से 86 मीटर नीचे, फौजदार की आवाज़ आई उन्हें।
वो क्या बोल रहे थे, वाटर्स गशिंग इन विद द ग्रेट फोर्स, जो पानी है बहुत भारी मात्रा में आ रहा है, ठीक है। तो द माइंड फ्लडिंग, जो माइंड है उसमें फ्लड आ गया। ट्राई टू गेट एवरीवन आउट, सबको बाहर लेके जाओ जल्दी से। बैनर्जी टोल्ड फौजदार, जो बैनर्जी था उसने क्या बोला, आई एम ऑन माई वे, कि मैं रास्ते में हूँ, ठीक है। इतना सा पैसेज है। तो जो पैसेज है डिस्क्राइब्स एन एक्सीडेंट, तो कौन सा एक्सीडेंट डिस्क्राइब करता है, इनसाइड है कोलरी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, घटना हुई है तो कोल माइन के अंदर ही हुई है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, आफ्टर हेयरिंग द फोन कॉल बैनर्जी, तो कॉल को जब उसने कॉल उठाया तो बैनर्जी ने क्या किया, तो चिंता मुक्त होके वो बैठ गया, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सैट मोशनलेस एंड स्टिल। यहां पता चलता है जब उसने बोला कि आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूं, ठीक है। अब आगे देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट द माइंड वॉज, तो एक्सीडेंट के नतीजे पे तौर पर तो माइंड को क्या हुआ था, गेटिंग कवर्ड विद स्मोक एंड गैस, यानी कि स्मोक और गैस से भर चुकी थी, पानी से भर चुकी थी। गेटिंग एनगल्फ्ड इन फायर, आग से आग की लपटों में आ गई थी, और केव्ड आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फ्लड का मीनिंग होता है, फ्लड है पानी है, वाटर इज गशिंग इन विद ग्रेट फोर्स, ठीक है। इसमें बहुत तेजी से पानी भर रहा है, तो यहाँ पे साफ सिद्ध होता है कि पानी का जो बाढ़ आया था उसमें, ठीक है, माइंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, गेटिंग फिल्ड विद वाटर। बैनर्जी सेंट इंस्ट्रक्शन दैट वर्कर्स, तो बैनर्जी ने कौन सी इंस्ट्रक्शन सेंड की, देखिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन सेंड की थी, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन सेंड की थी बैनर्जी को, तो वो थी द माइंड फ्लडिंग, ट्राई टू गेट एवरीवन आउट, सबको बाहर लेकर, ठीक है, बाहर निकालने की कोशिश करो। तो ये रहा शुड स्टे पुट, जहाँ पे लिखा हुआ है जो जहाँ पे है उन्हें वहीं पे रहने दो, ऐसा तो नहीं कहा। शुड ट्राई टू होल्ड बैक वाटर, पानी को पीछे धकेलने की कोशिश करो, पानी को पीछे, ये भी नहीं लिखा है पैसेज में। शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ द माइंड, माइंड से बाहर आ जाओ। शुड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, माइंड से बाहर आ जाओ, ठीक है, और दूसरों को माइंड से बाहर निकालने की कोशिश करो। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथे में दिया हुआ शुड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, जब तक किसी इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करो। अब देखिए 30 क्वेश्चन है, चाउस। चाउस का मीनिंग बताना है हमें। जो चाउस का मीनिंग दोस्तों क्या होता है, देखिए चाउस का मीनिंग होता है, चाउस का मीनिंग होता है अराजकता। अराजकता का मीनिंग जैसे कि अव्यवस्था, ठीक है, जिसकी व्यवस्था ना हो, अव्यवस्था। तो लॉलेसनेस का मीनिंग होता है अराजकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉलेसनेस। यहाँ पर दिया हुआ इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड का मीनिंग होता है दोस्तों अनुभवहीन। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मीनिंग होता है विघन डालना। मड, मड का मीनिंग जैसे देखिए सांचे में डालना, ठीक है, मड। सही आंसर हो जाएगा इसका एक ऑप्शन लॉलेसनेस। आगे देखिए सीन, सीन जैसे कोई सीनरी हो गई, दृश्य, क्या होता है इसका मीनिंग है दृश्य। तो दृश्य कैसा होता है, एक तो व्यू होता है देखना, स्टेज होता है किसी स्टेज पे, ठीक है, कोई स्थान, ओकेशन, कोई ओकेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइट, साइट का मीनिंग होता है दृश्य, ठीक है। अब आगे देखिए ऑपोजिट ढूंढना है, एंटोनियम। यहाँ पे दिया हुआ स्कैटर्ड, स्कैटर का मीनिंग होता है बिखरा हुआ। तो हमें क्या है, बिखरा हुआ हमें ढूंढना है इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है गैथर्ड, स्कैटर का एंटोनिम हो जाएगा गैथर्ड, यानी कि इकट्ठा हुआ। विजिलेंट, विजिलेंट का मीनिंग होता है दोस्तों जागरूक, जागरूक, ठीक है। तो यहाँ पे जागरूक का जो एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा केयरलेस। केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल का होता है गैर जिम्मेदार। इग्नोरेंट होता है जो इग्नोर करता रहे। इनोसेंट होता है घमंडी, ठीक है। यहाँ पे हमें ढूंढना है किसकी स्पेलिंग गलत है। गारंटी है इसकी स्पेलिंग भी सही है, और सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग भी सही है, तो कोलेजो की स्पेलिंग भी सही है। तो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के स्पेलिंग होते हैं TOURNAMENT होता है, यहाँ पे ई की जगह पे ए लिखा हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए करेक्ट फेमाइन जेंडर हमें ढूंढना है,
जो हमें वर्ड दिया हुआ है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या ढूंढना है, स्त्रीलिंग ढूंढना है, ठीक है। फेमाइन जेंडर होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। प्रोजेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे वर्ड डालते हैं पेपर में जो हमने पहले कभी देखे नहीं थे, ठीक है। फिर भी प्रोजेक्टर का मीनिंग दोस्तों देख लिए। प्रोजेक्टर का मीनिंग होता है जो सरकारी वकील होता है, ठीक है, मुद्दा उठाने वाला। वैसे ही इसका जो स्त्रीलिंग होता है जेंडर, वो होता है प्रोजेक्ट्रिक्स। स्पेलिंग होते हैं PROSECUTRIX, प्रोजेक्ट्रिक्स। जो फीमेल प्रोजेक्टर, औरत जो वकील होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रोजेक्ट्रिक्स, जो हमें दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में। देख लीजिए दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए, पिकअप द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड स्टोरे। तो स्टोरे दिया हुआ है, स्टोरे का मीनिंग होता है मंजिल, ठीक है। मंजिल इसका मीनिंग होता है। तो हमें क्या ढूंढना है, प्लूरल। प्लूरल का दोस्तों प्लूरल मीनिंग होता है बहुवचन। तो मंजिले का क्या हो जाएगा, मंजिलें। मंजिलें का हमारे पास हो जाएगा मंजिलें, ठीक है। तो मंजिलें का जो हो जाएगा वो हमें दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में, स्टोरेज, STOREYS, ठीक है, जो होगा इसका प्लूरल। आगे डू एस डायरेक्टर हमें दिए हुए हैं। तो देखिए, ईच ऑफ द वाउंडेड सोल्जर्स, ठीक है। जहाँ पे ईच लगा हो, जहाँ एवरीवन लगा हो, वहाँ पे प्लूरल का यूज नहीं होता, सिंगुलर वर्ड का यूज होगा, ठीक है। ईच ऑफ द वाउंडेड सोल्जर्स डैश गिवन फर्स्ट एड। प्रत्येक जो जख्मी जवान था, सोल्जर था, उसे क्या किया गया, फर्स्ट एड दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा वाज। यहाँ पे पहला जो वर्ड दिया होता है ईच ऑफ एवरीवन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे वाज आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग वर लगा देते हैं तो वर नहीं आएगा, क्योंकि सोल्जर्स है, इसको देखकर कई लोग वर लगा देते हैं। लेकिन जो ईच है, इसके साथ मेरा हमेशा, माफ कीजिए, हमेशा वाज का यूज होगा, वाज। आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वाज। ही डिमांडेड ऑफ मी वाई आई हैड इंसल्टेड हिज ब्रदर। हमें डायरेक्ट स्पीच में से बदलना है। हमें दी हुई है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको आते होंगे, इनडायरेक्ट है तो हमें डायरेक्ट में बदलना है। देखिए, इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे आई दिया हुआ है, आई किस में चेंज होता है, यू में, क्योंकि यहां पर ही डीड मी वाई आई हैड, उसने आग्रह किया, ठीक है, मुझसे कहा कि मैंने क्यों उसके ब्रदर की बेइज्जती की। तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आस्क लिखा है, इसे तो काट दीजिए। आस्क और आस्क क्वेश्चन मार्क अगर होगा तो वो आस्क आता है, ठीक है। यहाँ पे सेट टू के बाद क्वेश्चन मार्क होगा तो वो आस्क आता था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे टोल्ड है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है ही सेड टू मी व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर। आई चेंज हो जाएगा यू में, ठीक है। व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर, तो और हिज आ जाएगा माई में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। यहाँ पे जो टू दिया हुआ उसे हमें रिमूव करना है। क्या आ जाएगा, द कॉफी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट। पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। मच नहीं आएगा, क्योंकि मच जो होता है वो चीज़ होती है जिसे हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। कॉफी की हम गिनती नहीं कर सकते। वेरी हॉट भी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा पहला। कालिदास इज ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन पोइट्स। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें चेंज करना है इस क्वेश्चन को। कालिदास है जो सभी पोइटों में से ग्रेटेस्ट है। अब देखिए, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, दूसरी फॉर्म में बदलना है। कंपेरेटिव डिग्री का ये मतलब होता है दूसरी फॉर्म में है, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर। और हमारे पास जो कंपेरेटिव डिग्री हम चेंज करते हैं उसमें क्या होता है, एक सुटेबल वर्ब यूज करना होता है, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ वन ऑफ द को भी हम काट देंगे, रिमूव कर देंगे। और उसकी जगह पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, आंसर में देन यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। तुम्हारे पास ये ऑर्डर होता है, ठीक है। एनी अदर, यहाँ पे एनी अदर हो गया, जैसे कि ये हो गया एनी अदर, हमने ऐसे लगाया। देन के बाद एनी अदर का यूज होगा, फिर सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है।
जैसे कि सिंगुलर नाउन हो गया हमारे पास इंडियन, ठीक है, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन पोइट्स। तो सिंगुलर नाउन जैसे कि पोइट हो गया, ठीक है, पोइट, यहाँ पोइट्स दिया हुआ है, हमें क्या यूज करना है, पोइट यूज करना है। अगर लिखा हो ऑल अदर, ऑल अदर हो तो वहां पे क्या यूज होता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर एनी अदर यूज करना हो तो वहां पे यूज होता है सिंगुलर नाउन, जैसे कि पोइट्स को पोइट में चेंज कर दिया, ठीक है। अगर ऑल अदर यूज करना होता तो पोइट्स को पोइट्स में रहने देता था, या पोइट को पोइट्स में कर देना था, ठीक है, समझा की होगी आपको। तो हमारे पास देन भी दिया हुआ है, कालिदास इज द ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन पोइट, एनी अदर भी इसमें दिया हुआ है, तो सिंगुलर नाउन भी दिया हुआ है ये वाला, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शी सिंग्स वेरी स्वीटली, इसे क्या करना है, एक्सक्लामेशन में चेंज करना है। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे डाल बैठा हूं तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से और प्रैक्टिस पेपर मैंने बहुत बना रखे हैं, तो पेपर के पहले पहले सभी आपको एकदम रटा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। शी सिंग्स वेरी स्वीटली, शी सिंग्स वेरी स्वीटली, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ स्वीटली शी सिंग्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ ब्लैंक्स भरनी है, एंशियंट मॉडर्न, एंशियंट होता है पुराना, मॉडर्न होता है आधुनिक। अब एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मीनिंग दोस्तों क्या होता है, एडवर्सिटी का मीनिंग होता है दुर्भाग्य, मुसीबत, दुर्भाग्य, ठीक है, या फिर मुसीबत। तो इसका हमने उल्ट ढूंढना है, जहाँ पे उल्टा है दोनों में, पुराने का नया लिखा हुआ है, और जहाँ पे मुसीबत का क्या आ जाएगा, खुशहाली, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोस्पेरिटी। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखी है, शायद मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोस्पेरिटी। एडवर्सिटी का जो करेक्ट ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मीनिंग होता है दोस्तों सफलता। ए पर्सन हु टेक्स अ जर्नी टू सैक्रेड प्लेसेस, कोई आदमी है जो धार्मिक स्थानों पर यात्रा करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टूरिस्ट, टूरिस्ट बोलते हैं। शीला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो जो शीला है वो एक गाना गा रही है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस में, तो क्या आता है हमारे पास, एक तो बीइंग लगता है, प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यहां पे सिंग है, आईएनजी लगा हुआ तो बीइंग का लगना, ठीक है, सिंग है, सिंग का सिंग, सैंग, संग, तीसरी फॉर्म होगी हमारे पास वर्ब की, तो हमारे पास आ जाएगा, पीछे शुरू करिए, ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास वर्ब की, संग बाय शीला, ठीक है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय शीला, तो हमारे पास आ जाएगा तीसरा ऑप्शन। हालांकि तीसरे ऑप्शन में आगे ए नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ए आएगा, तीसरे ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय शीला। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है लेकिन सैंग लिखा हुआ है, यहाँ पे सैंग नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉन्ग इज संग बाय शीला, तो यहाँ पे बीइंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, तो बीइंग वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, शी रेफ्रेंड, रेफ्रेंड होता है परहेज, उसने क्या किया है, आंसू बहाने से परहेज किया हुआ है। शेडिंग टीयर्स होता है आंसू बहाना, ठीक है, उन्होंने आंसू बहाने से परहेज किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन हमें लगानी है, तो शी रेफ्रेंड, उन्होंने परहेज किया है, किससे किया है, शेडिंग टीयर्स, किससे, यानी कि फ्रॉम, सी आंसर हो जाएगा इसका फ्रॉम, शी रेफ्रेंड फ्रॉम शेडिंग टीयर्स, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आर्टिकल, आर्टिकल भरना है, डैश इंग्लिश डिफीटेड डैश जर्मन्स, क्या आंसर हो जाएगा इसका, द इंग्लिश डिफीटेड द जर्मन्स, ठीक है जी, दोनों पे दो द आएगा। आगे देख लीजिए, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यहाँ पे क्या आएगा, उन्होंने बोला है या लिटिल लगाना है या आर लिटिल लगाना है, लिटिल आएगा, सोचिए जल्दी से, यहाँ पे आएगा आर लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, ए लिटिल आएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, द एग्जामिनेशंस डैश नेक्स्ट मंडे, तो जहां पे आ जाएगा हमारे पास, उन्होंने बोला है सुटेबल फॉर्म ऑफ बिगिन, आप सोच रहे होंगे जहां पे बिगिन्स आएगा, लेकिन नहीं, यहां पे दिया हुआ है हमारे पास एग्जामिनेशंस, ठीक है, पूरा फॉर्म बन रही है,
द एग्जामिनेशन बिगिन नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बिगिन, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका बिगिन, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 49 क्वेश्चन, ही हैज बीन देयर डैश सेवरल हॉर्स, वो वहां पे क्या है, रह रहा, कितने घंटों के लिए, तो 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 सेंस बन रही है करेक्ट सेंटेंस की। ही हैज बीन देयर फॉर, वो रुका हुआ है जहाँ वहां पे, 4 सेवरल हॉर्स, वहां पे काफी घंटों के लिए। 50 क्वेश्चन हमारे पास, 50 क्वेश्चन, टू बिट्रे यूर बेस्ट फ्रेंड इज डिस्ग्रेसफुल, यानी कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देना शर्मनाक है, ठीक है। तो देखिए बिट्रे का मीनिंग होता है, बिट्रे का मीनिंग होता है विश्वासघात करना, डिसग्रेसफुल का मीनिंग होता है शर्मनाक। तो इसे हमें क्या करना है, इट का यूज करना है इसमें, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा इट इज अ ग्रेसफुल, इट इज ग्रेसफुल टू बिट्रे योर बेस्ट फ्रेंड। यहां पे आएगा इट इज डिसग्रेसफुल टू बिट्रे योर बेस्ट फ्रेंड, यहां पर दूसरे में दिया हुआ है ए ऑप्शन, ए लगा हुआ है, ठीक है, ए का यूज नहीं होगा, इट इज डिसग्रेसफुल टू बिट्रे योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का पेपर, एक और नए पेपर के साथ मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।